हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आई थिंक चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर होगा ये। और जो कुछ भी बचेगा वो अगले लेक्चर में देख लेंगे, नहीं बचेगा तो अगले लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर के। तो इस लेक्चर में जो बचा हुआ है चैप्टर का पार्ट वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक टॉपिक ये भी बचा हुआ है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है ना। तो लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू बोलूँगा, उन सभी स्टूडेंट्स को जो रेगुलरली जुड़े हैं, जैसे कि अविरल मिश्रा है, अमृता तोमर है, महावीर सैनी है, समीर योगी है और सचिन यादव है। कई सारे बच्चे हैं, ब्रजेश है और कई सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली जुड़े हुए हैं। तो और अगर आपको ये टॉपिक पूरा जानना है, कई बच्चे 2-2 मिनट देख के कमेंट करके लाइक करके छोड़ देते हैं, लो सर खुश हम भी खुश। ऐसा नहीं बेटा, अगर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर आपके काम के हैं तो ही आप देखें, अदरवाइज इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो देखें, अदरवाइज हमें खुश करने के लिए लाइक कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और टॉपिक का नेम है संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं वो हमने आपको डिस्कस करके बताए थे। तो जैसे मान लीजिए कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये आपकी प्लस की प्लेट हो गई और ये आपकी माइनस की प्लेट हो गई, ठीक है ना। माइनस की प्लेट ने हमने आपको बताया था, इसकी अर्थिंग कर देते हैं, ओके। और दोनों का प्लेटों का एरिया A है और प्लेटों के बीच की दूरी D है। अभी इन प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो इनकी वजह से, इस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस से माइनस की ओर इधर होगा। और उस विद्युत क्षेत्र को हमने क्या मान लिया, E0 मान लिया। फिर उसमें हमने क्या किया, इसके बाद इस पे प्लस क्यू आवेश और इस पे माइनस क्यू आवेश, इस पे हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ये परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी है। और जैसे ही आप इसको विद्युत क्षेत्र में रखोगे ना तो इसका ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण का मतलब प्लस प्लस अलग और माइनस माइनस अलग। तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि इस टाइप से, जैसे इसके बीच में जो परमाणु होंगे ना उनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। कैसे, ये माइनस है, क्या आकर्षित करेगा, प्लस प्लस, तो इधर इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस प्लस इधर हो जाएंगे, माइनस माइनस, ठीक है। और ये प्लस किसको आकर्षित करेगा, माइनस को, तो माइनस इधर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। और इधर हो जाएंगे आपके प्लस प्लस। तो इस परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो गया। ध्रुवण का मतलब प्लस अलग और माइनस अलग। किसकी वजह से, इन प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है इसकी वजह से। तो अब यहाँ देखो, इस किनारे पे सारे प्लस इकट्ठे हो गए और इस किनारे पे सभी माइनस इकट्ठे हो गए। तो इनके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी डायरेक्शन इधर होगी। और इस विद्युत क्षेत्र को हमने मान लिया E∗P। क्या मान लिया, E∗P। जब हम नेट विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, टोटल E, तो E नेट कैसे कैलकुलेट करोगे, E0 माइनस E∗P, E0 माइनस E∗P। क्यों, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु में सबसे ज्यादा होती है लेकिन माध्यम में कम होती है। तो यहाँ E0 है और यहाँ E∗P है। जब टोटल निकालोगे तो ये ज्यादा होगी और ये कम होगी। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो टोटल निकालोगे ना तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये सदिश राशि है ना। तो सदिश राशि अगर विपरीत दिशा में लग रही है ना तो उनका टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, ओके। तो जब यहाँ टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे ना तो E0 माइनस E∗P हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता ही है कि E0 की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं ना कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अब यहाँ ये E0 का मान आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। इसके बाद अगर हम E∗P की बात करें तो E∗P में जो है ना परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ मतलब कोई ना कोई माध्यम है, कोई ना कोई माध्यम है। तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ एप्सिलॉन R भी आ जाएगा। एप्सिलॉन R क्या है,
इस पदार्थ का परावैद्युतांक। आप चाहो तो यहाँ कैपिटल के भी लिख सकते हो। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कुछ किताबों में एप्सिलॉन आर की जगह कैपिटल के भी लिखा होता है, तो आप कैपिटल के भी लिख सकते हो। और यहाँ जो ऊपर सिग्मा है ना, तो वहाँ सिग्मा सफिक्स पी लिख दिया हमने। सिग्मा सफिक्स पी क्यों लिखा? प्रेरित आवेश घनत्व है, ठीक है ना। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी तो आवेश प्रेरित हुआ है ना, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्यू सफिक्स आई प्लस का, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस क्यू सफिक्स आई। आई सफिक्स में क्यों लगा दिया? इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब प्रेरित, इंड्यूस का मतलब प्रेरित। ओके, अब ये दोनों मान आप यहां रखो, तो ये हो जाएगा आपका E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा सफिक्स P बटे एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R। ओके, क्या कॉमन आ जाएगा यहां से? अभी रुक जाओ, चाहो तो अभी मत करो कॉमन। अब यहां देखो, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। ई सफिक्स पी में एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, एप्सिलॉन आर आएगा इसमें ई वाले में, ये माध्यम की वजह से आया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अब एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 और ऊपर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा सफिक्स पी। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर, इसको छोड़ो, इसको कुछ मत डालो, इसको डाल दो 1। ओके, समझो फिर से एक बार। देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये तो बाहर वाले माध्यम, इस बाहर वाला जो एयर और वायु है उसकी वजह से, और ये जो ई सफिक्स पी है इसके अंदर प्रेरित हुई है इस माध्यम की वजह से। तो इसमें सिग्मा सफिक्स पी ले लो और बटे में एप्सिलॉन, चीज वही है, बस यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ एयर या वायु के लिए थी और यहाँ माध्यम के लिए थी। अब ये आ गए। अब ये जो कैपिटल ई है ना, ये टोटल है। कैपिटल ई क्या है? टोटल है। तो टोटल का मान कैसे निकालोगे? तो ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर यहां रखेंगे, ठीक है ना। एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर यहां रखेंगे, ठीक है ना। बोलो भाई। तो अब इस ई का मान यहां जो है ना, यहां रख लो। इस ई का मान याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। माध्यम की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये। आपको पता है कि अगर ये पट्टी ना होती तो सिंपली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 होती, कोई चेंजमेंट नहीं। अब ये जो E है ना, ये E0 माइनस ई सफिक्स पी लिखा हमने। क्यों लिखा? क्योंकि ये माध्यम की पट्टी आई इसमें, इसकी वजह से इसका खुद का विद्युत क्षेत्र हुआ। पहले कितना था? E0, अब कितना? ई सफिक्स पी। समझ गए ना। तो इसमें से इसको घटाया, तो ये जो बचा रिजल्ट, वो रिजल्ट इस माध्यम की वजह से आया, इसलिए तो रिजल्ट कम हुआ। अगर ये माध्यम नहीं होता तो रिजल्ट सिंपली क्या था? E0। इसीलिए तो यहाँ पे E बराबर क्या ले लेंगे? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर। क्यों लिया, कहाँ से लिया? हमने आपको बताया था कि कभी भी माध्यम की बात चले ना, तो वहाँ एप्सिलॉन 0 न रख के अपन एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर लिखते हैं, ठीक है ना। उसमें परावैद्युतांक का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और हमने बताया था इसको हम एप्सिलॉन 0 और के भी लिख सकते हैं, के कैपिटल, क्योंकि एप्सिलॉन आर की जगह कुछ किताबों में कैपिटल के भी लिखा हुआ है। ओके, फिर इसके बाद जब ई की ये वैल्यू यहाँ रखोगे, ई की ये वैल्यू यहाँ रखोगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बराबर में सिग्मा माइनस सिग्मा सफिक्स पी बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका कितना? सिग्मा बटे एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा सफिक्स पी। सिग्मा सफिक्स पी इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब सिग्मा कॉमन ले लो, सिग्मा कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन आर। ये याद रखना है। सिग्मा क्या है हमने आपको दूसरे चैप्टर में बताया था, ये पृष्ठ आवेश वितरण कह दो या पृष्ठ आवेश घनत्व कह दो, ठीक है ना। ये है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। होता क्या, ये एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश वितरित होता है। अब आपको पता है ये प्लेटें हैं, इनका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, तो इस पे हम Q की जगह अपन सिग्मा भी ले सकते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q बटे A है आपका एरिया, तो ये Q और ये A, Q बटे A क्या हो जाता है? सिग्मा हो जाता है, ठीक है ना। ये हमने आपको दूसरे चैप्टर में बताया था, आप देख सकते हो वहां पे। और यहीं पर अगर मान लो Q के पदों में लिखना है, तो यहाँ सिग्मा सफिक्स P जो है ना, Q सफिक्स P बटे A लिख सकते हैं। यहाँ पे Q बटे A लिख सकते हैं, तो A से A कट जाएगा, तो यहाँ पे Q सफिक्स I बराबर
Q और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। I क्यों लिखा है यहाँ पे? I मतलब होता है इंड्यूस, इंड्यूस मतलब प्रेरित, इंड्यूस मतलब प्रेरित, प्रेरित आवेश, इतना प्रेरित आवेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस किनारे पे कितना आवेश प्रेरित हुआ है तो फॉर्मूला है Q इंटू 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन R। ओके, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे, एक दो पॉइंट्स हमने आपको पहले से ही बताए हैं। P बराबर क्या होता है? P एक ध्रुवण सदिश होता है। P क्या होता है? ध्रुवण सदिश, हमने स्टार्टिंग में शायद बताया हुआ है। ध्रुवण सदिश P होता है, उसका परिमाण जो है ना परावैद्युत पट्टी के किनारों पर प्रेरित आवेश घनत्व के समान होता है, ठीक है ना। तो एक ध्रुवण सदिश होता है P और इस P का मान होता है सिग्मा सफिक्स P के, ये सिग्मा सफिक्स P है ना, इसके बराबर होता है, ठीक है ना। इसको भी कोई समीकरण दे देना, एक डाल दिया, इसको डाल दो 2 और इसको डाल दो 3, इसको डाल दो 4 और P का मान एक और होता है जाई सफिक्स E, जाई सफिक्स E, जाई सफिक्स E क्या है? विद्युत प्रवृत्ति हमने लिखाई हुई है, और इनटू में E, इनटू में E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ देखो, इन दोनों की LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? समीकरण 4 व 5 से, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा सफिक्स P बराबर जाई सफिक्स E इंटू E। तो ये जो सिग्मा सफिक्स P है ना, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? जाई सफिक्स E इंटू E। तो अगला स्टेप बन जाएगा आपका कितना? जाई सफिक्स E इंटू E बराबर कितना? सिग्मा 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन R। अब E अभी तुम्हें बताया था हमने, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, ये अभी बताया था तुम्हें। E ये रखा, तो इस E की मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो जाई सफिक्स E इंटू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बराबर में कितना? सिग्मा 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन R। ओके, ये कट गया, जाई सफिक्स E इंटू 1 बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बराबर, एलसीएम ले लो, यहाँ एप्सिलॉन R एलसीएम आ जाएगा और ऊपर यहाँ एप्सिलॉन R माइनस 1, ये एप्सिलॉन R कट जाएगा, तो इसका इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा, तो जाई सफिक्स E बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R माइनस 1। ये है आपका, ये परावैद्युतांक है और ये विद्युत प्रवृत्ति है, तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध जो है ना विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के बीच में है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ से हमें सीख क्या मिली? देखो कि यहाँ ऐसा भरने में, परावैद्युत पदार्थ भरने में, ये तो दो रिलेशन है, आपको याद रखने, न्यूमेरिकल वगैरह में पूछते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ देते हैं। लेकिन एक चीज, मेजर चीज क्या सीखी हमने कि जब हमने परावैद्युत पदार्थ रखा तो बताओ E का मान घटा बढ़ा? E का मान घटा, E का मान घटेगा तो V यानी कि विवांतर भी घटेगा, और विवांतर घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, क्योंकि धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो ये जो V है ना वो विवांतर है, तो V का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा, C का मान बढ़ेगा मतलब धारिता बढ़ेगी। तो यही चीज है ना, जब आपने संधारित्र देखे होंगे ना, अगर उनको फोड़ते हैं ना तो उसमें अंदर से कुछ मटेरियल, लिक्विड है, कागज है, कई सारी चीजें निकलती हैं, वो इसीलिए निकलती हैं क्योंकि उनकी धारिता बढ़ाने के लिए हम उसमें भर देते हैं परावैद्युत पदार्थ। ओके, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र क्या है? हमने आपको बताया था, संधारित्र अपने साइज के आकार से 3 प्रकार के बताए थे हमने आपको, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र जो है ना आपका 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है नहीं, और गोलीय संधारित्र जो है ना है, ठीक है ना। तो गोलीय संधारित्र अपन उसकी धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए पहले अपन चित्र बनाते हैं। तो गोलीय संधारित्र में क्या होता है कि 2 खोखले गोले होते हैं, 2 खोखले गोले होते हैं और दोनों का केंद्र एक ही होता है, दोनों का केंद्र एक ही होता है, ठीक है ना, दोनों का केंद्र एक ही होता है। दोनों का केंद्र एक ही होता है। ओके, तो ये हो गए आपके क्या, अब जितना गैप इन दोनों में है, दोनों प्लेटों में जितना गैप है उतना गैप होता नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे स्पष्ट समझ में आए,
इसीलिए हमने आपको इतना बड़ा दिखा दिया, ठीक है ना। दो खोखले गोले होंगे, दोनों का केंद्र एक ही होगा और इसकी त्रिज्या हमने मान ली R1 और बड़े वाले की त्रिज्या मान ली हमने R2। इस गोले को मान लिया A, इस गोले को मान लिया B। कोई दिक्कत है क्या? अब बाहर से हमने क्या किया, बाहर से हमने यहां देखो ये ऊपर टेढ़ा टेढ़ा ये क्यों बनाया है, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्यों बनाया है, ताकि हम कह सकें कि ये जो प्लस क्यू आवेश हम अंदर वाले गोले को दे रहे हैं, ये जो बाहर से ऊपर से निकाल के लाए, बाहर वाले गोले पे इसका टच नहीं है, बाहर वाले गोले पे इसका टच नहीं है, ठीक है ना। बोलो भाई। अब यहां देखो आपने प्लस आवेश बाहर से अंदर वाले गोले को दिया, तो ये गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। फिर ये प्लस आवेश इस गोले से, बाहर वाला गोला तो उदासीन है, फिलहाल हमने इसको कोई आवेश नहीं दिया, तो ये गोला उदासीन है, तो फिर ये प्लस आवेश जो है ना इस गोले से क्या आकर्षित करेगा, माइनस आकर्षित करेगा। तो माइनस आवेश जो है ना इस गोले के अंदर वाले पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, समझ गए ना। और बाहर क्या फैल जाएगा, प्लस, क्योंकि उदासीन है ना, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले सरफेस की क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ठीक है ना, बाहर वाले सरफेस की अर्थिंग कर देंगे, तो ये प्लस जो है ना न्यूट्रल हो जाएगा, किससे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे ऊपर, ओके। या ऐसे कह दो कि ये प्लस आवेश अर्थ में चला गया, कैसे भी मान लो, एनी हाउ कंडीशन पे न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसकी कनेक्शन क्या कर दी, अर्थिंग कर दी एक तार लगा के, ओके। तो ये आपका सेटअप जो है ना, ये किसका सेटअप हो गया, गोलीय संधारित्र का, ओके। अब गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे निकालनी है, तो आपको पता है धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। इसमें V क्या है, विभवांतर, तो पहले हम विभवांतर निकाल लेंगे A और B के बीच में और इसमें रख देंगे, और प्लस Q आवेश इसमें आपने दे ही रखा है बाहर। कोई दिक्कत है क्या? तो हम क्या करेंगे, गोले A के लिए ध्यान देना, A गोले की बात करें सबसे पहले, ठीक है ना। तो A गोले के लिए कर दो, तो A गोले का स्वयं के आवेश, अब ध्यान से सुनना, A गोला दिख रहा है ना, मान लो A बिंदु, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है। अब आप ये बताओ कि ये बिंदु A मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, इस पे जो विभव होगा वो किसकी वजह से होगा, इस प्लस की वजह से होगा, इस माइनस की वजह से होगा, या दोनों की वजह से होगा, दोनों की वजह से होगा। तो हम दोनों का विभव निकाल के जोड़ देंगे तो A गोले का विभव आ जाएगा। तो हम कहेंगे गोले A गोले का स्वयं के आवेश के कारण विभव, तो हमने इसको V1 मान लिया, क्या मान लिया, V1। तो गोले का विभव होता है KQ/R, Q आवेश होता है, R त्रिज्या होती है, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा आपका K, कितना की आवेश दिया इसको, Q प्लस का, KQ/R, त्रिज्या कितनी है इसकी, R1, तो ये हो जाएगा आपका KQ/R1। फिर इसी गोले पर A गोले का B गोले के आवेश के कारण विभव, यानी कि A गोले पे जो दूसरा विभव है वो किसकी वजह से होगा, इस माइनस की वजह से, और ये माइनस आवेश किसका है, B गोले का है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा विभव, इसको हमने V2 मान लिया, V2 बराबर, अब B गोले पे जो आवेश है वो तो माइनस का है, तो माइनस का KQ, और त्रिज्या कितनी उसकी, R2, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखोगे यहां पे, अतः A गोले का कुल विभव, तो ये VA मान लो, V1 प्लस V2, दोनों को क्या कर लो, जोड़ दो, मान रख लो KQ/R1 माइनस KQ/R2, कॉमन ले लो KQ, 1/R1 माइनस 1/, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा R1/R2 और ऊपर हो जाएगा R2 माइनस R1, ये आ गया आपका क्या, VA। चाहो तो यार इसमें K का मान भी रख लो, तो K का मान हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ R2 माइनस R1/R1R2, ओके। अब B गोले का विभव, अब आपको पता है कि जो B गोला है ना उसका बाहर वाला सरफेस, बाहर वाला पृष्ठ किससे कनेक्टेड है,
अर्थ से। तो बाहर वाला पृष्ठ उदासीन हो गया ना, तो उदासीन वस्तु का विभव क्या होता है? 0। उदासीन वस्तु का विभव क्या होता है? 0। तो VB कितना हो जाएगा? 0। VB कितना हो जाएगा? 0। मतलब बाहर वाला जो पृष्ठ है ना, जैसे गोले A का बाहर वाले पृष्ठ का विभव हमने ये निकाला ना, वैसे गोले B के बाहर वाले पृष्ठ का हम विभव निकालेंगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि B गोले का जो बाहर वाला जो पृष्ठ है ना, वो किससे जुड़ा है? अर्थ से। अर्थ से जुड़ा है तो ये उदासीन हो गया, और उदासीन का विभव 0 होता है। ओके, अतः दोनों गोलों के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर कैसे निकालते हैं हम लोग? हमने बताया था आपको 3 के चैप्टर में। विभवांतर निकालने का तरीका है कि बड़े विभव में से छोटा विभव घटाएंगे। अब बताओ 0 बड़ा है कि ये बड़ा? ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि R2 बड़ा है, यहाँ देखो R2 बड़ा है, R1 छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो फिर उत्तर प्लस में ही आएगा। तो प्लस में आएगा मतलब ये बड़ा है 0 से। तो जब विभवांतर निकालोगे ना VAB, तो ये हो जाएगा आपका VA माइनस VB। तो VB का मान 0 है, तो जो मान VA का होगा वही इसमें क्या हो जाएगा? वही इसमें विभवांतर हो जाएगा, Q/4πε0। और यहाँ R2 माइनस R1 बटे R1 R2, ये विभवांतर हो गया। हमें धारिता चाहिए, तो अब यहाँ क्या लिखोगे? धारिता की परिभाषा से। तो धारिता की परिभाषा C बराबर Q/V। अब इस V की जगह हमने थोड़ी देर के लिए क्या लिख लिया? VAB, क्योंकि अपने पास VAB है, इसका मान रख दो वहां पे। तो C बराबर हो जाएगा और यहाँ Q/4πε0, और यहाँ R2 माइनस R1 बटे R1 R2। तो Q से Q कट जाएगा, तो ये 4πε0 R1 R2 ऊपर पहुंच जाएंगे, और ये हो गई आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। और अगर माध्यम हो भाई, क्या हो? माध्यम के लिए, मतलब ये गोला माध्यम में स्थित हो, तो माध्यम के लिए धारिता हमने कुछ नहीं कहा था कि ε0 है ना, ε0 की जगह ε0 और गुणा में εr लिख लिया करो, और εr की जगह हम k भी लिख सकते हैं, कैपिटल K। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद का जो टॉपिक है ना, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये टॉपिक मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? सुनो, पहले हमने चालक में संचित ऊर्जा बताई है, शायद दूसरे लेक्चर में। चालक में संचित ऊर्जा बताई है दूसरे लेक्चर में, तो वही सेम डेरिवेशन इसका है, बस चित्र बना लेना, समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बना लेना, और वही सेम टू सेम डेरिवेशन छाप देना। वहां पे हम लोगों ने चालक इस्तेमाल किया था, उस चालक की जगह संधारित्र इस्तेमाल कर लेना, तो ये डेरिवेशन आपका ऐसा ही हो जाएगा। तो आप सेकंड लेक्चर देख लेना, तो आप कर पाओगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब इसके बाद हम तुम्हें बता रहे हैं ऊर्जा घनत्व। इसके बाद क्या बता दे रहे हैं? ऊर्जा घनत्व। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है अपना संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है ना, वो विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? विद्युत क्षेत्र के रूप में। ओके, और दूसरी चीज ये है कि हमने संधारित्र में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन नहीं करवाया, क्योंकि दूसरे लेक्चर में हमने चालक में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन करवाया, तो वो सेम डेरिवेशन है, बस चित्र चेंज कर लेना, समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बना लेना, वही डेरिवेशन फिर से छाप देना, सेम टू सेम लैंग्वेज है। चालक जहां लिखा है आपने बुक में, उस डेरिवेशन में, उसी चालक की जगह आपको क्या लिखना है? संधारित्र लिख देना है। ओके, चलो, तो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कैसे निकालोगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ओके, क्या होती है? डेरिवेशन करवाया हुआ है, याद ही नहीं होगा आपको। C बराबर A/ε0 बटे D, और समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या होता है?
ई बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का मान होता है आवेश बटे एरिया, क्षेत्रफल। रखो यहाँ पे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट ई, क्रॉस गुणा कर लो यहाँ पे, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है? U बराबर, यहाँ देखो हम लोगों को Q का मान पता है, C का मान पता है, तो हम लोग लगाएंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। वैसे तो हमने 3 फॉर्म बताए थे, इसके 3 सूत्र बताए थे, लेकिन हमने यही क्यों लगाया? क्योंकि हमें Q का मान पता है और C का मान पता है। रखो यहाँ पे, तो ध्यान देना U बराबर क्या हो जाएगा आपका? U बराबर हो जाएगा, ये Q स्क्वायर है ना, तो जब इस Q की जगह ये वाला मान रखेंगे ना, A एप्सिलॉन नॉट E, A एप्सिलॉन नॉट E, तो इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर है तो फिर इन सब के भी स्क्वायर हो जाएंगे, A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर। बटे में आ जाओ, 2 ऐसा का ऐसा ही। C की जगह क्या रखोगे? C की जगह रखेंगे अपन क्या? A एप्सिलॉन नॉट बटे D, एक A कट जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, D ऊपर पहुंचेगा, तो U बराबर हो जाएगा बटे में 2 बच गया, ये एप्सिलॉन नॉट बच गया, ये E स्क्वायर बच गया, और ये A बच गया ऊपर वाला, और ये D पहुंचा ऊपर पलट के। 3 डाल दो समीकरण नंबर इसको। तो ये संधारित्र में ऊर्जा आ गई। आपको पता है एरिया इंटू दूरी, तो ये आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V, ठीक है ना। अब हमें तो ऊर्जा घनत्व चाहिए, तो आपको पता है कि भाई ऊर्जा घनत्व कैसे निकालते हैं? ऊर्जा घनत्व निकालते हैं ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा घनत्व निकालते हैं ऊर्जा बटे आयतन। अब यहां देखो, हमने ऐसे सिंपल दे दिया, छोटा u मान लो, इसको ऐसे लिख दिया, u डैश मान लो, कुछ भी कर लो, अलग से करना है तो इसको हमने u मान लिया। तो ऊर्जा ये है, ऊर्जा u बराबर, ऊर्जा कितनी है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V, और बटे आयतन कितना होता है? V, तो V से भी कट जाएगा, तो u बराबर कितना बच गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये याद रखना, बहुत ज्यादा मोस्ट है। ये संधारित्र में क्या है? ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। और याद रखो हमने क्या लिखा यहाँ पे? समांतर प्लेट संधारित्र की हेल्प ली है। ये फॉर्मूला सभी संधारित्रों के लिए वैलिड है, बस हमने जो प्रूफ किया है उसमें किसकी हेल्प ली है? समांतर प्लेट संधारित्र की। तो आप ये ना सोचें कि ये फॉर्मूला केवल और केवल समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ही है, ये फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड है, चाहे वो समांतर प्लेट संधारित्र हो, गोलीय संधारित्र हो या बेलनाकार संधारित्र हो। ओके, सबके लिए वैलिड है ये। कोई दिक्कत है क्या? तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल, और अब आपका 5 का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे 4थे चैप्टर के। ओके, थैंक यू।